हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और आज जो हम आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए इस नए वीडियो को लेकर के आए हैं। तो इसमें हम जनरली, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कि हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ, क्या हो जाएगा, कार्बन का कितने सारे कंपाउंड्स होते हैं, कितने प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है ना, वो बेसिकली रूप से मतलब ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड में नहीं लेके मैं गया हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10th बोर्ड को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, 10th बोर्ड का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेशल जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जैसे नीट और जेई के लिए, तो उसमें मैं एक अलग लेवल रखूँगा, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हो जाएगी, है ना, कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा इससे, ठीक है। तो खैर, ये बेसिक के तौर पे ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते हुए चलिएगा। जो भी मतलब नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यदि उनको बेसिक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो खैर, उतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इस वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा ये वीडियो आपके लिए। और ख़ासकर जो 10th बोर्ड प्रिपरेशन जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, कि ये जो जितने भी सारे स्लाइड्स हैं ना, वो सारे स्लाइड्स खासकर ऑर्गेनिक और एंड इट्स कंपाउंड काफ़ी इनफ है, ठीक है। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चंस एराइज नहीं होगा आपसे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन और इट्स कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। ये कुछ ये है, कहता है थिंकिंग है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, इसमें एक्चुअली मैं बात बोलना चाहूँगा, यही पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि कार्बन जो होता है, कार्बन दो प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो कार्बन ये लिख लीजिएगा, जैसे मान लिया जाए आपको अभी बताया गया है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको लेना चाहेंगे अलग वे में, ठीक है। तो देखिए, ये जो होता है ना, हाँ, तो यहाँ से देखिए, कहता है कंपाउंड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, राइट। पहला जो है यहाँ पे ये जो आपको बताया गया है ना, वो क्या है, सबसे पहले इसमें देखिए, तो ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन, क्लियर है। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसको हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड बाई, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जनरली फॉर्म्ड बाई कार्बन। तो कहता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, है ना, इन विच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम combined with other atom except hydrogen, अब कहिएगा सर, जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यदि देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए क्या, CO2, यहाँ पे कार्बन है लेकिन किसके साथ कंबाइंड है, ऑक्सीजन के साथ, क्लियर। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद आप कार्बोनेट की बात करते हैं। यदि मान लिया जाए कार्बोनेट की बात करें, मान लिया मेटल का, सोडियम का कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3। तो कार्बन यहाँ पर है, कार्बन ही कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन जो है वो किसके साथ है, वो आपका ऑक्सीजन के साथ है ना। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर मान लिया जाए Na है ना, और उसके बाद Cn, ये भी Cn लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये N के साथ है ना। एक एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, H2CO3।
कहता है इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन पे फोकस किया गया है। देखिएगा, समझिएगा बात क्या है। यहाँ पर हाइड्रोजन है ज़रूर, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है कार्बन से। यदि डायरेक्टली कनेक्ट होता, हाइड्रोजन को यहाँ पर लिया जा रहा है यहाँ पर HOCOOH, यानी ये हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा कार्बन के साथ, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, वो जनरली क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, यही एक डिफरेंसेस है ना। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये सभी हैं, कार्बोनेट है, कार्बाइड है, CaCa2 ले लेते हैं, एक और एग्जांपल CaCa2 ले लेते हैं। तो ये सभी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, कार्बन compound in which carbon atom combined with other hydrogen as well as other atom is known as हाइड्रोजन as well as other atom is known as क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर ये है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो देखेंगे ना वो क्या हो जाएगा, है ना, वो क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो यहाँ पर क्या है, जैसे HCHO, H2 इसको लिख सकते हैं H2CO, मतलब इसका क्या हो जाएगा, HCOH। क्लियर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया। अब देखिए यही चीज़ आप यहाँ पर यदि कंपैरिजन कीजिएगा तो H2CO3 है यहाँ पे, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ना वो कार्बन से डायरेक्ट अटैच नहीं है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम एक हाइड्रोजन यदि कार्बन से अटैच होगा जिस कंपाउंड में डायरेक्टली, वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, आपका चला जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझाने के लिए ये आपको बताया गया था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्लाइड्स की ओर क्या है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें यही चीज़ बोला गया है सबसे पहला कि जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये सभी कंपाउंड को छोड़कर जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद है सेकेंड पॉइंट में जो है वो क्या है आपका, ये जो दिख रहा है ना वो क्या हो जाएगा, ओहो माय गॉड सॉरी, हाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका चलिए, तो ये है आपका क्या हो जाएगा, हाँ, कार्बन फॉर्म मेनी कंपाउंड्स ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। देखिए आखिर ये सवाल हमारे माइंड में बार बार आ सकता है, ठीक है, कि पूरे 118 एलिमेंट्स हैं जिसमें से कुछ एलिमेंट्स अननोन हैं अभी तक, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, मान के चलते हैं 90 प्लस 100 के आसपास जो मतलब 90 प्लस जो एलिमेंट हैं वो क्या है, हमारा नोन है। ठीक है, उतना सारा एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन अकेले आधे से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मतलब जितने भी सारे दुनिया में कंपाउंड है ना, उसमें से आधा से ज़्यादा कंपाउंड कौन बनाता है, कार्बन बनाता है, बाकी आधे में क्या और अदर एलिमेंट मिल करके। ठीक है, तो आखिर क्या ऐसा प्रॉपर्टीज़ है कार्बन के पास जो इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में कार्बन जो है वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है। तो कुछ तो इसके पास एबिलिटी है, मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप ये ले सकते हैं कि मान लिया कोई बहुत मतलब आदमी है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे क्रिकेट में धोनी का एग्जांपल ले लो, उसके फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं,
ऐसा नहीं कि उससे अच्छे अच्छे प्लेयर थे लेकिन उतना ज़्यादा फैन फॉलोअर, तो कुछ तो उसके पास एबिलिटी है ना। तो उसी प्रकार से कार्बन के पास कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा है जिसके कारण वो इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में वो क्या है, मतलब पॉसिबल, वो सक्षम है। ठीक है, तो रीज़न क्या है ना, इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करने का रीज़न क्या है कार्बन के पास, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या है, कैटानेशन। पहला रीजन है कैटानेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैटानेशन क्या होता है, तो कार्बन एटम्स हैव यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म अ स्टेट चेन, ब्रांच चेन और साइकिल। ठीक है, कहता है कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है, किसकी कौन सा एबिलिटी होता है, तो कंबाइंड विथ वन अनदर टू फॉर्म, मतलब दूसरे के साथ कंबाइंड करके या तो वो एक लंबा चैन बनाता है, या तो वो ब्रांच में फॉर्म चला जाता है, या वो साइक्लिक का फॉर्मेशन करता है। यानी ये एबिलिटी उसके पास है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये पहला है कि मान लीजिए ये कार्बन, 4 कार्बन है, तो चारों क्या हो गया, आपस में अटैच हो गया। ठीक है, तो एक लंबा सीरीज बनाया, ये बढ़ते चला जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर बढ़ते चला जाएगा। क्लियर, उसके बाद ये जो है वो कुछ इस प्रकार से बनाएगा, मतलब यही 4 कार्बन जो है वो कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा, तो ये कंपाउंड अलग हो जाएगा, वो कंपाउंड अलग हो जाएगा, तो अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग कंपाउंड को फॉर्म करेगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये अरेंज हो जाएगा, मतलब ये लीनियर चैन के फॉर्म में आ जाएगा, ये ब्रांच चैन के फॉर्म में आ जाएगा, और ये साइक्लिक के फॉर्म में आ जाएगा। यानी तीनों तरह का अटैचमेंट इसके पास, एबिलिटी इसके पास है, तीनों तरह से ये जोड़ सकता है। तो बताइए ये बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, ऐसा एबिलिटी किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, किसी न किसी कारण बस इसके पास जो एबिलिटी है वैसा एबिलिटी कोई भी एलिमेंट के पास नहीं है, इस कारण से उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस कारण से ये कार्बन क्या है, इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी भाई साहब हम बता चुके हैं, टेट्रावैलेंस क्या होता है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में टेट्रावैलेंसी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पर भाई टेट्रावैलेंसी क्या है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट बोले तो 4 वैलेंसी जिसकी होती है ना, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा होगा। ठीक है, तो सो इट कैन कंबाइंड विथ 4 अदर कार्बन एटम एंड एटम्स ऑफ सम अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, ब्रोमीन, etc। क्या कह रहा है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है ना, और टेट्रावैलेंट होने के कारण क्या होता है कि ये कंबाइंड कर सकता है ना, 4 अलग अलग कार्बन के साथ, या कार्बन के जगह पे इन सभी में से कोई एलिमेंट हो सकता है। मतलब कार्बन अपने जैसा एलिमेंट एटम के साथ, या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ भी ये 4 अलग अलग एटम के साथ कंबाइंड कर सकता है। ये दूसरा एबिलिटी है। इसका एग्जांपल देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से अटैच हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ उस प्रकार से। ठीक है, तो कार्बन तो आप देख ही रहे हैं ऊपर में क्या है कि कार्बन कार्बन के साथ ही अटैच है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी आ रहा है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी आ रहा है। ठीक है, तो कार्बन सल्फर के साथ भी आएगा, फ्लोरीन के साथ भी अटैच होगा, क्लोरीन के साथ भी होगा, ब्रोमीन के साथ भी होगा। क्लियर, तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज है जो कार्बन को एक यूनिक बनाता है, सबसे अलग बनाता है। क्लियर, दूसरी बात अब कह रहा है नेक्स्ट, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। यानी कार्बन के पास एबिलिटी है फॉर्म करने का मल्टीपल बॉन्ड, मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और अपने ही जैसे एटम के साथ नहीं, दूसरों एटम के साथ भी ये करता है मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहला ये खुद के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, उसके बाद ये खुद के साथ ट्रिपल बना लिया। क्लियर है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बना लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बना लिया। मतलब इसके पास वेरियस एबिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। दूसरों के साथ भी ये मल्टीपल बना सकता है, अपनों के साथ भी बना सकता है। तो बताइए, जो आदमी अपनों के साथ भी अच्छा बिहेव करे, दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव करे, तो जाहिर सी बात है उसकी बॉन्डिंग बहुत सारे लोगों से हो जाएगी।
क्लियर? तो आप लोग को भी ऐसा ही बनना है, ठीक है, कि अपनों के साथ भी अच्छा बॉन्डिंग बनाइए और दूसरों के साथ भी अच्छा बॉन्डिंग बनाइए, तो आपकी जो फैन फॉलोवर होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। जैसे ये कार्बन का है, ठीक है, तो कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में ये भी एक प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि कार्बन को इतने सारे कंपाउंड को फॉर्म करने में वो हेल्प करता है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या होता है आइसोमेरिज्म, है ना। तो आइसोमेरिज्म जो होता है वो आपका है क्या, देखिएगा, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, और मर मतलब होता है पार्ट, जिसमें सेम पार्ट हो, मतलब इक्वल पार्ट हो। और आईएसएम देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक फिनोमिनन को दर्शाएगा। मर मतलब पार्ट, सेम, तो जिसमें सेम पार्ट हो, है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज यूनिक है कार्बन में कि ये आइसोमेराइज करता है, आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है। तो देखेंगे कैसे जो होगा वो क्या हो जाएगा इस प्रकार से। पहला नंबर में ये क्या है एग्जाम्पल, ये है आपका क्या, एक फार्मूला जो भी है, कंपोनेंट है, जिसमें एक कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसको 2 तरीके से अरेंज हो सकता है। पहला नंबर में क्या है, कुछ इस प्रकार से, है ना, जिसको एथेनॉल बोलते हैं, अल्कोहल के फॉर्म में आ गया। तो अल्कोहल ये अलग कंपाउंड हो गया, लेकिन यही जो है, यही कंपोनेंट मतलब फार्मूला सेम, क्या बोले, मर मतलब पार्ट, इसका सेम पार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब ये 2 तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो बताइए फार्मूला दोनों के लिए सेम आ रहा है, दोनों के लिए पार्ट जो है, कार्बन का पार्ट, हाइड्रोजन का पार्ट और ऑक्सीजन का पार्ट दोनों के लिए सेम है, लेकिन दोनों कंपाउंड क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रॉपर्टीज है वो कार्बन को यूनिक बना देता है, किसके लिए, बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ये रहा चौथा प्रॉपर्टी। चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, एक और एग्जांपल इस पे देख लेते हैं क्या है। जैसे ये कार्बन 5 कार्बन है ना, और 5 कार्बन किस प्रकार से है, तो देखिएगा 5 कार्बन और H हाइड्रोजन जो है 12 है, ठीक है। तो पहला नंबर की इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा, पहला पॉसिबिलिटीज। दूसरा पॉसिबिलिटी सेम कार्बन कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा, दूसरा पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और तीसरा पॉसिबिलिटीज है कि कार्बन जो है वो कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये 3 तरह का एबिलिटी, मतलब इस तरीके का एबिलिटी जो है वो कार्बन को बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। हल्का सा उसका अरेंजमेंट चेंज हुआ, कंपाउंड चेंज हो जाएगा, और कंपाउंड चेंज हो जाएगा तो वो डिफरेंट कंपाउंड हो जाएगा। तो इस तरीके का जो एबिलिटी है कार्बन के पास, वो क्या करता है, उसके लिए, उसके कारण वो इतने सारे, मतलब केमिस्ट्री वर्ल्ड में इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाती है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब एक और, ठीक है। तो एक और क्या है इसमें, तो सबसे पहला ये प्रॉपर्टीज, हाँ एक और है, जैसे एक है बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? तो ये क्या है, ई बॉन्ड स्ट्रेंथ है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, देखिएगा, एज द साइज ऑफ कार्बन एटम इज अ स्मॉल, इट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ द अदर एटम टू प्रोड्यूस स्टेबल कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, कार्बन के फैमिली में आप जा सकते हैं तो किसको जा सकते हैं, कार्बन के फैमिली में आप सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का भी वैलेंसी 4 होता है। लेकिन सिलिकॉन के रेफरेंस में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखा देना चाहेंगे कि कार्बन जो है वो सिलिकॉन के वैलेंसी में यदि चलते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पीरियोडिक टेबल नहीं, तो सिलिकॉन के वैलेंसी में यदि आप चलेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन जो है वो सिलिकॉन की तरह, और कार्बन की तरह सिलिकॉन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, लेकिन सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है जो कि कार्बन के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो बॉन्ड को उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना पाता है जितना कार्बन बनाता है, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है। हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, कि ये बॉन्ड स्ट्रांग कैसे बनता है। तो बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है इसमें,
ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग देखिएगा, जब दो एटम आपस में क्या होता है ना कि ये जब एक दूसरे से क्लोज आता है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, यही कहलाता है बॉन्ड लेंथ। ये जो होता है वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो क्या होता है, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, स्ट्रेंथ जो होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो आप समझ रहे होंगे। स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ होता है। तो बॉन्ड लेंथ जितना बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम होगा। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा, स्ट्रेंथ उतना बड़ा होगा। तो बताइए कि मान लिया जाए ये कार्बन कार्बन के बीच ले लिए, अब इसमें बनाते हैं एक सिलिकॉन के बनाते हैं, ये है ना, ये सिलिकॉन हो जाएगा, इसका जस्ट सेम। तो बताइए बॉन्ड लेंथ के कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है सिलिकॉन में ना, तो SI और SI बना देते हैं। तो ये सिलिकॉन में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। उसी के रेफरेंस में ये जो आपका लिखा गया है, ठीक है, वो क्या है आपका, देखिएगा ये जो लिखा हुआ है ये पॉइंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि कार्बन जो है वो साइज छोटा होने के कारण कार्बन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण कार्बन जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्म करता है। तो ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड को फॉर्म करने में, ठीक है, रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अब तक हम लोग जान रहे थे, और हम लोग को 10th क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़ना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं है। इसलिए हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सिर्फ इंट्रोड्यूस करके हम उसको ड्रॉप कर दिए, ठीक है। यदि वो पढ़ने के लिए रहता तो हम उसको भी आगे लेकर के चलते, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उसका सोर्स क्या है, तो सबसे पहला देखिएगा सोर्स में क्या है, सबसे पहला वो है आपका ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, है ना, छोटे छोटे स्मॉल कीड़ा मकोड़ा जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और वो सभी लिविंग थिंग्स में होते हैं, कुछ ना कुछ, कभी कभी वो ऑर्गेनिजम्स मतलब हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कभी कभी वो हार्मफुल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें ऑब्टेन्ड होता है। यानी कहने का मतलब ये भी है ना कि जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, सभी में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड नो लिविंग थिंग्स इज क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं एक लिविंग थिंग्स का विदाउट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या क्या है ऑर्गेनिजम्स में। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स कंटेन लार्ज वेराइटी ऑफ कार्बन कंपाउंड। हम आपको पहले ही बता देते हैं हमारे बॉडी में भी बहुत सारे कार्बन, ठीक है, DNA RNA है ना, वो सारा तो है ही, बल्कि वो जितने भी सारे न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, ये सारा कुछ में कहीं ना कहीं कार्बन है मेरे पास, हमारे बॉडी के अंदर भी, ठीक है। तो जितने भी सारे छोटा से छोटा, मतलब बहुत ही छोटा जो हम देख नहीं पाते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स में भी, वैसे लिविंग थिंग्स में भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि अरे कई प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर जो है वो प्लांट गिव अस शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। और प्लांट जो है वो हम लोग को शुगर देता है, ऑर्गेनिजम्स उसमें होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को शुगर मिलता है, और स्टार्च मिलता है, सेलुलोज मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये लिविंग थिंग्स के द्वारा हम लोग जनरली क्या है, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं एनिमल्स गिव अस फैट्स एंड ऑयल। बहुत सारे एनिमल्स में फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। जैसे मान लिया जाए बहुत सारे जानवर का जो ये होता है ना, स्किन होता है, उससे ऑयल को निकाला जाता है, फैट जो होता है ना, उस तरीके से। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, एनिमल गिव अस फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। कहीं कहीं पे ये भी देखा जाता है कि जो एनिमल का जो लेदर होता है उससे ऑयल को निकाल करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है मिक्सिंग के तौर पे, ठीक है।
अभी के डेट में बहुत सारी जगह पे। इसलिए लोगों को सतर्क से थोड़ा सा बाहर का जो ठेला वगैरह का जो खाना है वो खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो होते हैं वो लो क्वालिटी का ऑयल यूज़ होता है। ठीक है, तो लो क्वालिटी का यूज ऑयल जो होता है वो सस्ते मिलते हैं। तो सस्ता ऑयल में क्या होता है कि वो क्या किया जाता है, मतलब कुछ न कुछ मिलाया जाता है। ठीक है, तो वो जनरली यही सब रहता है। ठीक है, दूसरी बात है कि बहुत सारा जो मतलब फूड मटेरियल देखते हैं, है ना, तो मतलब उसमें क्या होता है कि टेस्ट बढ़ने के लिए जब ये मिलाया जाता है ना, एनिमल का जो स्किन का जो ऑयल मिलाया जाता है, तो उससे क्या होता है हल्का सा टेस्ट बढ़ जाता है ना। टेस्ट बढ़ने के कारण क्या होता है, वो अच्छे से लोग क्या करते हैं उसको, मतलब उसका जो सेलिंग होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और सस्ते दामों पर भी मिलता है। तो उस तरीके का मिलावट होती है अभी के डेट में बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे क्वालिटी का हम लोग यूज़ करना चाहिए। ठेले वगैरह का थोड़ा सा कम खाएं तो ज़्यादा बेटर है ना। तो ये हो जाएगा गिफ्ट जो है उससे एनिमल से मिलता है। दूसरा बात जो है वो क्या है, बिसाइड्स दिस, इसके अलावे प्लांट और एनिमल के अलावे we used many things in our daily life such as grains, pulse, teas, coffee, paper, wood, rubber and plastics are all organic compound। ये सभी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मतलब खाने पीने से लेकर के जब से हम पैदा होते हैं ना, जब से हम जन्म लेते हैं तब से मेरे अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब एक कल्पना तक, हम बोले ना कि कल्पना तक नहीं कर सकते हैं अपने लाइफ को विदाउट केमिस्ट्री। लोग कहते हैं कि बायोलॉजी नहीं रहेगा तो ये नहीं होगी, लाइफ नहीं होगी। बायोलॉजी यदि होगा भी ना, यानी हमारे बॉडी का सारा पार्ट्स होगा भी और बॉडी के अंदर का सारा पार्ट्स होगा भी, और हमारे अंदर यदि क्या होंगे, ये इंग्रेडिएंट नहीं होंगे, ये हमारे कंपाउंड्स नहीं होंगे, ये हमारे केमिस्ट्री नहीं होगी, तो हमारा बॉडी का जो फिजिकल पार्ट कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से विदाउट केमिस्ट्री हम कल्पना नहीं कर सकते हैं अपने लाइफ को। ठीक है, और हम बीमार भी पड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसी का जो रेगुलरेशन होता है वो नहीं हो पाता है, और इसी के दम पे तो हमारा बॉडी का सारा फंक्शन काम करता है अच्छे से। यदि ये किसी चीज़ की कमी हो गई हमारे बॉडी में, कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, हमारे वर्कआउट पे इफ़ेक्ट करेगा। जब वर्कआउट को इफ़ेक्ट करेगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। उसके बाद है यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा जो है वो कोल से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है वो क्या है, ए लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। एग्जाम्पल बेंजीन, फिनॉल एंड क्या हो जाएगा, नेफ्थलीन। तो बेंजीन ये सब जो है ना वो कोल से हम लोग ऑब्टेन जनरली करते हैं, सिंथेटिक वे में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। डायरेक्टली तो नहीं होता है लेकिन सिंथेटिक वे में फॉर्म करते हैं। और नेफ्थलीन जो होता है वो क्या होता है, जनरली पेट्रोलियम से भी आता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम को भी देखेंगे। दूसरी बात है यहाँ पर जो है सेकेंड, दिस कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार जिसको हम अलकतरा बोलते हैं, जिसका यूज़ रोड बनाने में किया जाता है, पिच करने में किया जाता है। ठीक है, इसलिए। उसके बाद क्या है यहाँ पर, कोलतार इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिजर्वेटिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल बाई हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, कोलतार जो है वो प्रोड्यूस फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एब्सेंस ऑफ एयर होता है, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तब। ठीक है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो डिस्टिलेशन क्या होता है कि लिक्विड गैस को बना करके फिर से उसको लिक्विड फॉर्म में लाना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अलग है ना। तो इसमें क्या रहा है कि कोलतार को प्रोड्यूस किया जाता है कब, जब कोल को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं एक मतलब ग्लास ट्यूब में, एब्सेंस ऑफ एयर, उस समय वो क्या होता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब बहुत सारे वेरियस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसी को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है ये आपको पेट्रोलियम से भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, वैक्स, ठीक है, कोल, बिटुमिन, ये सभी जो है खासकर नेचुरल गैस जो घर घर में यूज़ होता है ना,
घर घर में यूज़ होता है, उसको हम पेट्रोलियम से यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, बहुत सारे टाइप के कंपाउंड जो होते हैं वो पेट्रोलियम में मिक्स होते हैं, ठीक है। उसी को तो अलग अलग करते हैं किससे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, ठीक है, जो वेल टाइप का होता है उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। 8 क्लास में पढ़ना था कोल पेट्रोलियम के में। उसके बाद क्या है यहाँ पर, दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस ऑफ पेट्रोलियम की पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, नेफ्था एंड अदर सेवरल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो हमारे मेडिसिन्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है जनरली, ठीक है, ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है। और दूसरी बात है कि ये नेफ्था जो नेफ्थलीन बॉल जो देखते हैं हम लोग, वो सारा कुछ इससे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। इसके पहले जो हम बताया कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्यों करता है, तो ये सारा समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये जो देखेंगे एक पॉइंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर इन डिफरेंट proportion टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। जस्ट इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड करता है डायरेक्टली किसी भी प्रोपोर्शन, मतलब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अब इस हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ क्लासिफाइड किया गया है एलिफैटिक के फॉर्म में, एसाइक्लिक उसको बोलते हैं, और दूसरा उसी को फर्दर क्लासिफाइड किया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, और अनसैचुरेटेड यहाँ पर होगा, ठीक है। और अनसैचुरेटेड को डिवाइड किया गया, सैचुरेटेड एल्केन हो गया, अनसैचुरेटेड जो हुआ एल्कीन, और दूसरा एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्काइन, उसके बाद क्या है, ये इधर देख लीजिए एलिफैटिक, ये क्या हो जाएगा, कार्बोसाइक्लिक या साइक्लिक इसको बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये एलिसाइक्लिक, ठीक है, सबको हम समझाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आ जाएगा होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक में। उसके बाद ये हो जाएगा एरोमेटिक में दो प्रकार का, एक बेंजेनॉइड और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन बेंजेनॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो डिटेल है वो आपको एक सेपरेट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा देखना, इसलिए चाहें तो हम पूरा एक वीडियो में कवर अप कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका वीडियो हाइड्रोकार्बन्स पर डिटेल्स वीडियो जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।